हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 एसी करंट के टॉपिक्स। कुछ हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज इम्पीडेंस। हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस की बात की थी। हमने कहा था कि नेक्स्ट हम टॉपिक्स जब पढ़ेंगे हम कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स लेकर चल रहे होंगे। मतलब हम कम्बिनेशन में यूँ भी करेंगे कि रेजिस्टर और कैपेसिटर को अटैच कर लेंगे। हम कम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टर और इंडक्टर को अटैच कर लेंगे। इवन नेक्स्ट हम चल के ये भी पढ़ेंगे कि रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एट ए टाइम तीनों सर्किट के अंदर लगाएंगे और ऑल्टरनेटिंग करंट उसमें से पास करवाएंगे। सो पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आरसी सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट नाम से आपको पता होना चाहिए, आर रेजिस्टर कि आपने सर्किट के अंदर लगा रखा है रेजिस्टर, और ये जो सी है ये क्या चीज़ है दैट इज़ कैपेसिटर कि आपने एक ऐसा सर्किट बना रखा है जिसके अंदर रेजिस्टर भी लगा हुआ है और साथ ही साथ क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। तो लेट्स ड्रॉ सबसे पहले डायग्राम कि किस तरह की सिचुएशन है। तो सिचुएशन यूँ है कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। हम यहाँ पर बैटरी नहीं लगाते। अगर हम बैटरी लगा देंगे तो बैटरी डायरेक्ट करंट का सोर्स होती है। सो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, एसी सोर्स। तो ये जो हम सिंबल ड्रॉ करते हैं दैट इज़ द सिंबल ऑफ एसी सोर्स कि ये वो सोर्स है जो हमें ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम साथ इसको मेंशन भी कर देते हैं, दिस इज़ एसी सोर्स। नेक्स्ट हमने इसके साथ अटैच करने हैं दोनों कंपोनेंट्स, एक कैपेसिटर और साथ रेजिस्टर। सो यहाँ पर कैपेसिटर लग गया और इसके बाद नेक्स्ट हम आगे अटैच कर देते हैं रेजिस्टर। और रेजिस्टर का थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जब हम ग्राफ आगे इसके बनाएं तो तब हमारे लिए इजी हो जाए। तो ये लग गया रेजिस्टर और फिर उसी तरह सर्किट को यहाँ से हम कर देते हैं क्लोज। तो ये हो गया सर्किट क्लोज। अब इस सर्किट के अंदर जो करंट पास करेगा वो किस तरह से होगा। करंट यूँ पास करेगा कि हाफ साइकिल के अंदर यहाँ से इधर, फिर हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज, हाफ साइकिल क्लॉकवाइज, हाफ साइकिल एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है। सो दिस इज़ कैपेसिटर, दिस इज़ रेजिस्टर। नेक्स्ट हम थोड़ा सा प्रीवियस अपना अगर हम डिस्कस करें तो हमने प्रीवियस अगर अपना नॉलेज देखें तो हमने कैपेसिटर के केस में पढ़ा था कि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है। तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है जबकि वोल्टेज लैग करता है। दूसरी चीज़ अगर हम रेजिस्टर की बात करें, ये डायग्राम किस चीज़ की है, दिस इज द डायग्राम ऑफ कैपेसिटर। ये केस है कैपेसिटर का। और रेजिस्टर के केस में अगर हम बात करें तो रेजिस्टर के केस में क्या होगा, रेजिस्टर के केस में ये दोनों करंट एंड वोल्टेज बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन सेम होने का मतलब यहाँ पर ये एरोज की क्या है, बोथ आर इन फेस। ठीक है, यहाँ पर करंट लीड करता है, करंट लीड्स, और यहाँ पर क्या है, बोथ आर इन फेस, बोथ आर इन फेज। ये हो गया हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। अब हमने इन दोनों को चूँकि इकट्ठा ज्वाइन कर रखा है तो एक ही सर्किट में जब हमने उन्हें रख रखा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उनका फेज एज सच वही नहीं रहेगा, देयर विल बी ए चेंज। बिकॉज ये जब दोनों आपस में आप एडअप करेंगे वोल्टेजेस को, तो वोल्टेजेस के एडअप होने पर हमारे पास डायरेक्शन 90 डिग्री नहीं होगी। डायरेक्शन किस तरह की होगी, मतलब नेट रिजल्ट किस तरह का होगा, तो उसको हम नेक्स्ट देखते हैं दोनों डायग्राम्स को मर्ज करके कि इस सर्किट के लिए कैसा होगा। अगर हम दोनों को अलग अलग देखें तो ये सिचुएशन है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है कि इस सर्किट के अंदर, तो मतलब आरसी सीरीज सर्किट के अंदर कैसा बिहेवियर होगा, तो वो कुछ यूँ होगा। आरसी सीरीज सर्किट के अंदर मैं कह देता हूँ, लेट्स से रेजिस्टर का वोल्टेज ये हम ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज़ द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर, जो कि इस डायरेक्शन में इस वक्त। ये वोल्टेज किस तरह का किसका है, दिस इज़ द वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर। नेक्स्ट यहाँ पर जो
यहाँ पर सिचुएशन है, यहाँ पर वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है, कितना, 90 डिग्री। तो कैपेसिटर के केस में जो आपको वोल्टेज मिल रहा होगा वो आपको यहाँ मिल रहा होगा, वी सी द वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर। क्लियर नहीं हो, कोई मसला नहीं। आप एक और डायग्राम देखें, उस डायग्राम के मुताबिक ये बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पर वोल्टेज लैग करता है। मैं यहाँ पर साथ लिख देता हूँ, वोल्टेज लैग्स, कि वोल्टेज लैग करता है। मैं अगर रजिस्टर का कंपोनेंट यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये रजिस्टर का वोल्टेज है, वोल्टेज थ्रू रजिस्टर। सो वेयर शुड बी द वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर? ऑब्वियसली वो लैग करता है तो वो यहाँ पर होगा। हमने वोल्टेज थ्रू रजिस्टर को कहाँ बनाया, 90 पे। हमने वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर कहाँ बनाया, 0 पे। 90 का फेज डिफरेंस शो किया। यहाँ पर हमने वोल्टेज ऑफ रजिस्टर को कहाँ बनाया है, 360 पे, और इसको हमने कहाँ ड्रॉ किया है, 270 पर। ठीक है, तो अब इन दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस कितना बनता है, 90। तो वोल्टेज थ्रू द रजिस्टर लीड्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर वोल्टेज लीड करेगा थ्रू रजिस्टर, लैग करेगा कैपेसिटर के केस में। अब होगा क्या, अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो हमें यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस करना पड़ेगा और हमें फाइंड करना पड़ेगा कि सर्किट के अंदर टोटल वोल्टेज का इफेक्ट कितना है। तो यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज थ्रू रजिस्टर R लिखूँ तो मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, VR इज इक्वल टू IR। जिस तरह आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, V इज इक्वल्स टू IR। सो VR शुड बी इक्वल टू IRMS। V इज इक्वल टू I इंटू R। इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस R, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C। सो ये I कौन सा है, IRMS। वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर, इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, इसके लिए ऑब्वियसली लिख लेंगे IRMS। और कैपेसिटर के केस में जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ XC, दैट इज़ इन फैक्ट रिएक्टेंस। तो यहाँ पर ये भी मेंशन कर देते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ XC। और XC क्या चीज़ है, XC इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस and XC is equals to 1 over omega C, which is equal to 2 pi FC। और XC का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा बनता है, इनवर्स। XC is inversely proportional to frequency। So अब ये दो वेक्टर्स, एक वोल्टेज थ्रू रजिस्टर, एक वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर। अब पहले क्या होगा, पहले सपोज करंट यहाँ से यूँ फ्लो कर रहा है तो पहले रजिस्टर में से पास किया, एक हाफ साइकिल की बात करें जो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर पहुँचकर दोनों इन फेज होंगे। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद इन फेज नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आगे कैपेसिटर लगा है, देयर विल बी अ फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद, दोनों में से गुजरने के बाद नेट इफेक्ट कितना होगा, हमने वो फाइंड करके बताना है। फेज डिफरेंट थीटा, और साथ हमने ये फाइंड करके बताना है कि दोनों के दरमियान में वैल्यू का कितना चेंज आया। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल की मदद से तो हमें नेट इफेक्ट मिल जाएगा वोल्टेज का कितना। तो अगर इन दोनों को हमने ऐड करना है तो ध्यान में रखिएगा, हेड टू टेल रूल ये स्टेट करता है द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर शुड बी एट ओरिजिन। At the head of first vector there should be the tail of second vector। तो ये हमारा वेक्टर नंबर 1 है, दिस इज आवर वेक्टर नंबर 1। ये हमारा वेक्टर नंबर 2 है। At the head of the first vector there should be the tail of second vector। तो इस सेकंड वेक्टर को हम इसके यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं सामने। तो अगर इसको हम इसके सामने ड्रॉ करें तो सेकंड वेक्टर को एज इट इज़ हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, सिर्फ और सिर्फ एडिशन करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमने ये यूँ इनको ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल के लिए हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट इन दोनों को, पहला वेक्टर उसके हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल, और हेड टू टेल रूल का आखिरी पॉइंट ये स्टेट करता है जॉइन द
tail of first vector with the head of last vector in order to find resultant. अगर आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है तो पहले की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दें, और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास कुछ यूँ आता है रिजल्ट। ये हमने इन दोनों को कर दिया ज्वाइन, और ये जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ किया वेक्टर, ये क्या चीज़ है? दैट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। ये उस सर्किट के अंदर एक ओवरऑल जो वोल्टेज है दैट इज़ दिस वन, कि दोनों में से पास करने के बाद ये जो वैल्यू है इस वोल्टेज को हम कह देते हैं, लेट्स से दिस इज़ वी, कोई भी नाम रखा जा सकता है। ये क्या चीज़ है? वी, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट, ठीक है। वी आर वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर प्लस वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर। नाउ अब हमने करना क्या है? हमने यहाँ से फाइंड करनी है इस पूरे सर्किट की एम्पिडेंस। इस पूरे सर्किट की हमने फाइंड करनी है एम्पिडेंस। तो नेक्स्ट अब क्या होगा? ग्राफिकल एनालिसिस के बाद हम यहाँ से प्रूफ करेंगे एम्पिडेंस के लिए। इससे पहले कि मैं प्रूफ की तरफ जाऊँ, एक दफ़ा फिर देख लें। यहाँ पर होगा यूँ कि आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? आपने सिर्फ कैपेसिटर की बात की तो कहा करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। आपने रेजिस्टर की बात की तो आपने कहा बोथ करंट एंड द वोल्टेज आर इन फेज, कि करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं अकेले सर्किट के अंदर। अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज लीड करेगा एज विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर, क्योंकि देखें ना, वोल्टेज कैपेसिटर में से जब पास करता है तो वोल्टेज पीछे रह जाता है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा? रेजिस्टर के केस में वो लीड कर रहा होगा, कैपेसिटर के केस में क्या कर रहा होगा? लैग कर रहा होगा, ठीक है। आप इस चीज़ को यूँ समझ लें कि सपोज आपने वी आर इस डायरेक्शन में बनाया, तो वी आर विल बी इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। वी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है, वो आर एम एस, क्योंकि रूट मीन स्केयर वैल्यू। अब ये करंट की वैल्यू है। करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, तो वोल्टेज यहाँ बनेगा कैपेसिटर का VC, ठीक है। क्योंकि करंट के लिए ये लाइन है। क्यों करंट के लिए ये लाइन है? क्योंकि रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं। अगर वोल्टेज वाई एक्सिस पर है तो करंट भी कौन से एक्सिस पर होगा? वाई एक्सिस पर। और उसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा? वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर, और वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर के मुकाबले में लैग करता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हमने इस डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ कर रखा है? हमने इस डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर 90 और 0 के केस में। यहाँ पर हमने ड्रॉ कर रखा है 270 एंड 360 के केस में। एक दफ़ा फिर उसको देख लें। तो हमने क्या किया? हमने वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर को ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर, एंगल इसका ज़हन में रखिएगा 360, दैट इज़ द वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर विच इज़ इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, और आई आर एम एस की डायरेक्शन यही होगी क्योंकि ये रेजिस्टिव की बात कर रहे हैं। और जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि करंट और वोल्टेज दोनों रेजिस्टर के केस में इन फेज होते हैं, और अगर यहाँ पर ये इन फेज हैं तो करंट की डायरेक्शन भी यही है। तो इन फैक्ट दिस इज़ द लाइन फॉर करंट। अब कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। तो अगर वोल्टेज लैग कर रहा है तो हम वोल्टेज को यहाँ ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ द वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर। नेक्स्ट, और इसको हमने कितने एंगल पे ड्रॉ किया? हमने 270 पे ड्रॉ कर रखा है। हमें पता है कि ये अगर डायग्राम तो यहाँ पर 0, 90, 180, 270 और रोटेशन कंप्लीट होने के बाद 360 डिग्री। सो सेम यही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई की। अब दोनों वेक्टर्स हैं, नेट रिजल्ट निकालना है, और वेक्टर्स के केस में नेट रिजल्ट कैसे निकाला जाता है? बाय हेड टू टेल रूल। तो अगर हम हेड टू टेल रूल यूज़ करें तो हम इस वेक्टर को मूव करवा देते हैं यहाँ पर। अगर हम इस वेक्टर को वहाँ पर मूव करवाएं तो ये वेक्टर कुछ यूँ ड्रॉ होगा। और नेक्स्ट ये आपके पास हो गया VC। नेट रिजल्ट फाइंड करने के लिए फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दें। तो ये आपने फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दिया।
तो ये हमारे पास नेट वोल्टेज V आ गया, और इसका जो एंगल थीटा है, दिस इज इट्स एंगल थीटा। ठीक होगा कि ये इसका एंगल हो गया थीटा, यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर देते हैं। सो अब तक ये होगा इनका ग्राफिकल एनालिसिस। दोनों डायग्राम सेम है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन दोबारा से दे दी ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। मेन चीज़ यही है कि क्यों हम इनको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, और इस केस में सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इम्पिडेंस। इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए हम इन्हीं को यूज़ करेंगे फार्मूलाज को, और ये सर्किट के अंदर टोटल वोल्टेज, इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर बुक VRMS। यहाँ पर भी इसको VRMS, ये वेक्टर 1 2 थे, स्केयर नहीं थे। नेक्स्ट हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को अगर देखें, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और इनके ऊपर नाम लिख दें, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B, दिस इज़ पॉइंट C। तो ट्रायंगल ABC के अंदर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, रिमेंबर दिस, ट्रिग्नोमेट्री का रूल याद रखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे लेंथी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, दिस वन, ये हाइपोटेन्यूज, ये लाइन हाइपोटेन्यूज, सबसे लेंथी साइड हाइपोटेन्यूज है। नेक्स्ट, इस थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो तीसरी साइड रह गई दैट विल बी बेस। ठीक है, सबसे लेंथी साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, और जो साइड रह गई दैट विल बी बेस। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। सपोज आपके पास डायग्राम कुछ यूं आ जाती है। नाउ इस केस के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन सा? ऑब्वियसली सबसे लेंथी साइड ये हाइपोटेन्यूज है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। वेयर इज परपेंडिकुलर? अभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? जब तक एंगल थीटा मेंशन नहीं किया जाएगा आप परपेंडिकुलर नहीं बता सकते। सपोज एंगल थीटा यहाँ बनाया जाता है, देन दिस साइड इज़ परपेंडिकुलर थीटा के बिल्कुल सामने, और जो साइड रह गई दैट विल बी बेस। अगर थीटा बनता यहाँ पर, फिर परपेंडिकुलर होता ये, और ये साइड होती बेस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट प्री मेडिकल के लिए स्पेशली जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री अब नहीं पढ़ी। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर, तो ये हो गई हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज बेस। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ये इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है? पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करता है पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज AC साइड AC स्क्वायर बाय यूजिंग Pythagoras theorem by using Pythagoras theorem, hypotenuse square AC square is equal to perpendicular square BC square plus AB स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें वैल्यूज पुट करें, और अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो साइड AC दैट इज VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू साइड BC दैट इज VC स्क्वायर प्लस AB and that is VR, the voltage through resistor। नेक्स्ट वैल्यूज फिर से रिप्लेस कर दें, VC की वैल्यू VR की वैल्यू एज VC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC प्लस VR इज इक्वल टू IRMS इंटू VR, तो रजिस्टर R। नेक्स्ट यहाँ पर
इन दोनों वैल्यूज़ को अगर रिप्लेस करें तो हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ होगी, VRMS इज़ VRMS स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर ये वैल्यू इधर पुट कर दें, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, इट विल बी इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू XC स्क्वायर प्लस IRMS स्क्वायर इंटू R स्क्वायर. IRMS स्क्वायर कॉमन, so VRMS square is equal to IRMS square into XC square plus R square. IRMS स्क्वायर को यहाँ पर लाकर डिवाइड कर दें, और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हम यूँ लिख सकते हैं VRMS ओवर IRMS स्क्वायर, दोनों क्यों कंबाइन, इज इक्वल्स टू XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. अगर हम इस स्क्वायर को ख़त्म करते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, सो अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट तो हमारे पास कुछ यूँ होगा, अगर हम स्क्वायर रूट ले लें बाय टेकिंग A, this side B and this side is C, by taking square root तो आपके पास इस साइड पर V ओवर I एंड V RMS ओवर I RMS दैट इज इक्वल टू इम्पिडेंस. ठीक है, इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू Z, इम्पिडेंस का सिंबल होता है जी Z, विच इज इक्वल टू V RMS ओवर I RMS. ये प्रीवियस हमारा फार्मूला. सो अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करें तो यहाँ पर रह जाएगा Z. सो पहले आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा VRMS ओवर IRMS इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता तो कैंसिल आउट कर सकते थे. बहरहाल v ओवर आई रिप्लेस हो जाएगा z से. v ओवर आई विल बी इक्वल टू z इज इक्वल्स टू XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. और यहाँ पर आप XC की वैल्यू पुट कर दें. XC की जगह वैल्यू पुट करें तो आप लिखेंगे 1 ओवर ओमेगा C. सो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें Z इज इक्वल टू XC की जगह पुट हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. नेक्स्ट आप ओमेगा को 1 ओवर 2 पाई एफ एज़ पर योर ईज एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप पुट कर सकते हैं उसको. मतलब न्यूमेरिकल में अगर डाटा 2 पाई एफ की फॉर्म में फ्रिक्वेंसी गिवन है तो फिर आप उसको रिप्लेस कर लेंगे. नेक्स्ट अब हमने इम्पीडेंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है कि इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होगी, वो तो हमने फाइंड कर ली है. अभी हमने इम्पीडेंस के लिए एंगल थीटा भी फाइंड करना है. तो ग्राफ बनाने के लिए मैं इस इक्वेशन का सहारा लूँगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को साइड पर लिख रहा हूँ अपने पास और स्क्वायर लेके लिख रहा हूँ. स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर z हो जाएगा, तो इट विल बिकम लाइक दिस. ये फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, स्क्वायर लें तो z स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. अब इस फॉर्मूले को गौर से देखें. ये फॉर्मूला कुछ यूँ लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. और अगर इस फॉर्मूले पे भी डायग्राम मैं कुछ ऐसी बना लूँ तो गलत नहीं है. ये डायग्राम से हमने ये फॉर्मूला लिखा था. अब उस फॉर्मूले से हम बनाएंगे
डायग्राम उसका उल्ट। तो ये वाली साइड मैं लिख देता हूँ, दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज, दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस साइड इज बेस। तो अगर उसी ट्राइंगल को हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो वो ट्राइंगल हमारे पास कुछ यूँ ड्रॉ होगी कि आपने उन तीनों वेक्टर्स को बड़े ध्यान से और एहतियात से ड्रॉ करना है। सॉरी, सो परपेंडिकुलर एक्स सी बेस आर, और इन दोनों को यहाँ पे कर दें ज्वाइन, और ये आपके पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज एंड दैट विल बी इक्वल टू जी। और एंगल थीटा जो कि सबसे ज़रूरी है यहाँ पे, सो हेयर इज एंगल थीटा। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सबसे लेंथी साइड हाइपोटेन्यूज, और जो साइड रह गई दैट इज बेस। तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक्स सी और आर के कंपैरिजन से आपने इम्पिडेंस के लिए ग्राफ फाइंड कर लिया। अब इम्पिडेंस के लिए आपको एंगल थीटा भी पता है। अब इस एंगल थीटा की सिग्निफिकेंस क्या है? इस एंगल थीटा की सिग्निफिकेंस है पावर फैक्टर के अंदर। वो जो मैंने आपको पावर का फॉर्मूला पढ़ाया था, दैट इज़ P इज इक्वल टू आई वी कॉज ऑफ एंगल थीटा, वहाँ पर हमने एंगल थीटा पुट करना होता है कि सर्किट के अंदर पावर का लॉस कितना है, डिसिपेशन ऑफ पावर सर्किट के अंदर कितनी है। तो हमने एक बात तो पढ़ी थी कि रजिस्टर के अंदर जो पावर लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है, कैपेसिटर के अंदर मिनिमम होता है। जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो कोई मिडवे सॉल्यूशन निकल रहा होगा, ठीक है। तो अगर मिडवे सॉल्यूशन है तो वो किस तरह फाइंड होगा, वो इसी तरह ग्राफिकल एनालिसिस से आप फाइंड करेंगे। और इस थीटा को फाइंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा tan थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस ही क्यों यूज़ करना है? तो उसकी वजह यह है कि एक्स सी इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, और इस रेजिस्टेंस को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये जो आर, ये रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टर की। तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ नोन होंगी, हमें पता होंगी कि हम सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर लगा रहे हैं उसकी रिएक्टेंस कितनी है, हमें इस रेजिस्टर की वैल्यू पता होगी कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो इसलिए हमने उन्हीं दोनों को यूज़ करना है। और उन दोनों को यूज़ करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं वो वही यूज़ करनी है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आते हों। तो परपेंडिकुलर और बेस दो में आते हैं, tan थीटा एंड cot थीटा। cot यूज़ करने से हम tan थीटा यहाँ पर यूज़ करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर साइड है एक्स सी, बेस वाली साइड है आर। सो अगर हम tan को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, इट विल बिकम एज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी ओवर आर, एंड एक्स सी किसके इक्वल है, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। सो इफ वी पुट इट ओवर हेयर, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 ओवर ओमेगा सी आर, ओमेगा सी एंड आर। तो यहाँ से हम इस थीटा को पिक करेंगे और इस टॉपिक के लिए जो आपने पावर फाइंड करनी है उस फॉर्मूले में उसको पुट करेंगे और हम अपने आंसर्स निकालेंगे। तो ये था जी हमारा टॉपिक आरसी सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट क्या है? एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा रखा है, और इन दोनों को सीरीज़ में लगाने का मतलब ये है कि दोनों में करंट का पाथ एक ही है। पैरेलल में भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक और पाथ होता तो इधर कैपेसिटर और इधर रेजिस्टर लग जाता। बहरहाल फिर हमने इसके अंदर ग्राफिकल एनालिसिस देखा, उसी ग्राफिकल एनालिसिस को हमने यूज़ करके फाइंड की इम्पिडेंस। इम्पिडेंस फाइंड करने के बाद आपने इम्पिडेंस का ग्राफ ड्रॉ किया। इम्पिडेंस का ग्राफ एक दफ़ा फिर से देख लें, आपने फार्मूला लिखा था z इज इक्वल टू एक्स सी स्क्र प्लस आर स्क्र होल स्क्र। अब इस ग्राफ के अंदर आपने इस यहाँ से स्क्र को किया ओपन, आपने दोबारा से स्क्र लिया, स्क्र लेने के बाद यहाँ पर स्क्र हो जाएगा और इधर से स्क्र रूट कैंसिल हो जाएगा। सो जी स्क्र इज इक्वल टू एक्स सी स्क्र प्लस आर स्क्र। सो हाइपोटेन्यूज स्क्र इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्र प्लस बेस स्क्र। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जी, परपेंडिकुलर एक्स सी और बेस की वैल्यू आर। तो हमने उस हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर ली और उसी डायग्राम को यूज़ करके हमने एंगल थीटा फाइंड किया। और इस एंगल थीटा को हम यूज़ करते हैं पावर फैक्टर में, P इज इक्वल टू आई
V cos ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पर आपने जो थीटा पुट करना है पावर डिसिपेशन के लिए, तो आपने यहाँ से पिक करना है और इसको यहाँ पर पुट करेंगे। सो ये था हमारा टॉपिक, इसको पढ़ें कॉन्सेप्ट से, और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसके अंदर आपको ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल सेम इसी तरह का ही है। सो कोशिश करें इसको कॉन्सेप्ट से पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।